नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आजकल जो एक मुख्य घटनाएं चल रही हैं फ्रांस में और यूरोप में, वहाँ जिस तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि तो हम सबको मालूम है। और इन दंगे फसादों में जो वहाँ पे जो शरणार्थी लोग हैं या कि जो बाहर से आके रहे हैं, उनका एक मुख्य उसमें भूमिका मानी जा रही है। और उसका जो एक ट्रिगर है जिससे ये सारी घटनाएं आरंभ हुई हैं, उसमें यूँ माना जाता है कि एक 17 साल का लड़का जा रहा था, उसके पास में अंडर एज था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और ये भी था और कुछ उसके क्रिमिनल ऑफेंस भी थे। तो उसको रोकने की कोशिश की और वो नहीं रुका। तो जो पिछले वहाँ पे कानून बदले गए हैं, जो 14-15 में जो घटनाएं हुई उनके बाद में, कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरों के लिए खतरा बन सकता है तो पुलिस को अधिकार है उस पे उचित कार्रवाई करने का। तो हम किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, सामने हमने देखा नहीं है फ्रांस में जो लोग रहते हैं उसमें भी दो पक्ष हैं। अब दो पक्ष वास्तविकताओं पे बातचीत कर रहे हैं, तो हम तो प्रयास यही करें कि हम वास्तविकताओं पे बात करें। उसमें थोड़ी बहुत ऊंची नीची बात हो सकती है, लेकिन विचारधाराओं और या किसी अनुरागों में बात ना करें। तो अब इसमें कुछ दिनों पहले ये कहा गया कि भारत जो है वो अपनी जो अल्पसंख्यक हैं उनका ध्यान नहीं रख रहा। ये ज्ञान जो है वो ओबामा साहब ने दिया और कहते हैं कि ओबामा साहब को ये इंटरव्यू देने के लिए बहुत लंबे चौड़े पे उनको पैसे मिले। और उसके कारण भी सामने हैं कि दुनिया में एक पूरी की पूरी लॉबी है, जिसको लेफ्ट और इस्लामिस्ट लॉबी कहा जा सकता है। और देखिए, तेल के जो तेली हैं दुनिया के, उनके पास में बहुत पैसे हैं। उसमें कुछ लोग तो सीधी सीधी बात भी कर रहे हैं, जिसमें आजकल सऊदी अरेबिया के भी लोग हैं और कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्री के लोग हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि उन्होंने यूरोप की तरफ इशारा करके कहा है कि भाई ये लोग कहते थे कि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। उस समस्याओं से कैसे निपटना है ये हमको मालूम है। और यूरोप वाले लोगों को मालूम था कि उन्हें सब कुछ मालूम है। तो यही लोग कह रहे हैं कि भाई जो हमारा एक वो शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये खुद वो लोग कह रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और जो कहते हैं कि हमें समझना है कि हमें समस्याओं से कैसे निपटना है। तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि भाई जो ऐसे लोग थे कि जिनको हम कंट्रोल में रखते थे, या कि जो सिविलाइज्ड पार्ट नहीं हैं, आप उनको किन्हीं कारणों से ले गए और आपने कहा क्योंकि आपको चीप लेबर चाहिए थी। और ये लंबा चौड़ा सिलसिला कोई 10 या 20 साल में नहीं चला है, ये बहुत पहले से चलता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चलता, उसके बाद से चलता रहा है। और इसमें फ्रांस की अगर बात की चर्चा जाए तो वहाँ के जो महान नायक हैं, चार्ल्स डी गॉल, उन्होंने जो जो रेजिस्टेंस, फ्रेंच रेजिस्टेंस था और सेकेंड वर्ल्ड वार की तो युद्ध थे, और उसमें वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उनको जो फ्रांस है, जो आधुनिक फ्रांस है, उसका एक तरह से रचयिता या मुख्य नायक भी माना जाता है। लेकिन उन्होंने एक और था कि पहले वो ये चाहते थे और उनके साथी भी चाहते थे, ऐसा कुछ फ्रांस के जो इतिहास के जो समझदार लोग हैं उन्होंने बताया कि वो जो है वो जोड़ना चाहते थे अल्जीरिया को अपने साथ के अंदर, वो एक ही करना चाहते थे। अब ये तो हो नहीं पाया, तो उन्होंने ये कहा कि वो लोग यहाँ आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो वहाँ से तो लोग लगातार चले गए, वहाँ पे जा कर के उन्होंने जो भी काम उनको मिला वो करना शुरू कर दिया। और आज भी जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो देखिए इटली से होके जाता है। जितने नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है उनके लोग हैं, वो अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए वो यूरोप की तरफ चलते हैं, तो पहला जो उनको पड़ाव मिलता है वो इटली में मिलता है। और इटली से वो मार्से से होकर के फ्रांस में घुसते हैं और फिर आगे यूरोप में जाते हैं। एक लंबा चौड़ा रूट है।
तो उसके कारण कहते हैं कि वहाँ एडजस्टमेंट कर नहीं पाए, बहुत सारा डिस्कंटेंट है, तो डिस्कंटेंट तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन मुख्य बात ये है, जो फ्रांस के लोग और बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं वो भी मानते हैं कि ये जो एक तबका है जो कि फ्रांस में जाके बस गया है, ये यूरोप के देशों में जाके बस गया है अपनी जीविका के उपार्जन के लिए, वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो नौकरियाँ हैं, जो उनको अपने देशों में उपलब्ध नहीं है, वो उनको यूरोप में, फ्रांस में बड़ी आसानी से कम बेहतर ज़िंदगी वो पा रहे थे, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। लेकिन अपने देश से जहाँ से वो भाग करके फ्रांस में और यूरोप में घुसे थे, उनसे वो बेहतर स्थिति में थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भाई उनको ये नहीं हुआ, उनको वो नहीं हुआ। लेकिन फ्रांस के लोग बताते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रांस की सरकारों ने इन लोगों की बेहतरी के लिए खर्च किए हैं। कुछ शहर हैं, उनके क्षेत्र हैं, उनके लिए खर्च किए हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको इस लायक बनाया जा रहा है कि वो कोई प्रोडक्टिव काम करें। लेकिन ये भी समस्याएं हैं कि सारे के सारे लोग वहाँ पे इसलिए एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन उनकी जो सुविधाएं हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बहुत अधिक वो मेहनत नहीं करना चाहते। तो जैसे इसमें यूरोप में सबसे बड़ा तो ये है कि भाई आपके कोई बच्चा पैदा होता है भाई जी, तो उसके लिए सपोर्ट दी जाती है, तो उसका मिसयूज करते हुए लोगों ने लगातार बच्चे पैदा करने शुरू किए और उनको स्टेट से सहायता मिल रही है। इस पे ही कई सारे परिवार पल रहे हैं। ये जो लोग उनको देखते समझते हैं और फ्रांस के लोग हैं वही बता रहे हैं, और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, यूरोप में अलग भी देशों में बता रहे हैं। तो ये मिली जुली समस्याएं हैं। एक ट्रिगर पॉइंट बना और फ्रांस जल उठा, आज भी जल रहा है। उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो वामपंथी और उनके साथी जो लोग जिहादी किस्म के लोग हैं वो अधिक कर रहे हैं। यूरोप का जो भी इस तरह का जो परिस्थिति है, उसमें जो कवर फायर देने के लिए तैयार हैं वो भारत में भी हैं और पूरी दुनिया में हैं। उनका एक बहुत बड़ा तंत्र है, और जो ऑयल जो वेल्थ है, जो दुनिया के तेली हैं, उनकी जो धन है उसके लिए उनके पास शामिल है। उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं। तो उसकी कोई भारत में कि हम परिप्रेक्ष्य में चले जाएं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। उसमें जो हमारे जो कमेंटेटर हैं वो बहुत अधिक उसमें चर्चा कर नहीं रहे हैं, वो कोई सूत्र ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने एक ढूंढ भी लिया है कि एक बेचारे लड़के को मार दिया, तो बिल्कुल किसी भी किसी नौजवान की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन किन परिस्थितियों में वो क्या कर रहा था, उसके क्या इंटेंशन थे, और सरकारी जो अफसर हैं जिन्होंने ये गोली वोली चलाई थी, तो उनके समर्थन में बहुत सारा पैसा वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। और जो उनका बच्चे का परिवार है उसकी भी सहायता करने के लिए बहुत सारा पैसा वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो वो उन देशों की बात है। लेकिन उसी तरह से हम चले जाएं तो फ्रांस में बहुत सारे ये ओबामा साहब जो है ना वो कमेंट क्यों नहीं कर रहे। और देखिए, कौन किस पे कमेंट करेगा या नहीं करेगा ये उस आदमी की अपनी उस पर निर्भर करता है। लेकिन हम तो कम से कम पूछते ही रहते हैं जो दुनिया भर पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा नसीर भाई हैं और करण थापड़ हैं, उन्होंने दुनिया भर पे कमेंट करके कह दिया ना कि भारत कैसे चलना चाहिए, भारत की क्या छवि है, इसके लिए भारत से बाहर देखना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के अंदर राक्षस छोड़ दिए गए हैं और एक अघोषित आपातकाल है। तो फ्रांस में क्या हो रहा है, इस पे सारी दुनिया पे कमेंट करके ये कह रहे हैं ना कि भारत को बाहर से समझना पड़ेगा। तो बाहर से जब समझना पड़ेगा तो बाहर क्या हो रहा है उसको भी आप समझा दीजिए। लेकिन नसीर भाई और उनके साथी और बहुत सारे और लोग हैं, श्रीमान रवीश कुमार, उन्होंने पिछले दिनों से जब से फ्रांस में ये झंझट हुआ है उन्होंने उस पर कमेंट करना ही बंद कर दिया है। पहले वो कह रहे थे कि फ्रांस की सोसाइटी ऐसी है और वैसी है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी की वो भारत से कोई तुलना नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये वेलफेयर स्टेट है तो भारत में वेलफेयर स्टेट नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इसी तरह से बातें आप ले लीजिए कि जब कश्मीर के अंदर पत्थर मारे जाते थे तो उसके ऊपर तो नाटक लिख दिए गए, और वो नाटक लिखने वाले लेखक और उनके निर्देशकों और अभिनेताओं से कभी कभार छोटा मोटा हमारी बातचीत हुई है। वो एक अजीब ही विचित्र किस्म का विमर्श है, यानी कि वो पत्थर क्यों फेंक रहे हैं और वो इस तरह की परिस्थिति क्यों बन रही है कि परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं और पत्थर मारने में लगे हुए हैं कि सेना पर पत्थर पासोगे तो इतने पैसे मिलेंगे और पुलिस पर पत्थर भागोगे तो उस पर पैसे मिलेंगे। और इस तरह के नाटक लिखने वाले लोग कह रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ी रिसर्च किया, अनुसंधान किया है। तो वो लोग भी चुप हैं।
अब भारत में इसमें था कि भई अगर 370 वगैरह हटाई गई तो खून की नदियाँ बह जाएँगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो तो एक फालतू की जो है वो गीदड़ भभकी थी और उसका कोई आधार भी नहीं था। लेकिन कोशिश की गई, लेकिन अब वो पत्थर फेंकने बंद हो गए हैं और धीरे-धीरे जो है वो सामान्य स्थिति बदल रही है, उसमें समय लगेगा, बीच-बीच में घटनाएँ भी होंगी। जो आतंकवादी हैं उनको बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा पैसा बाहर से मिलता रहा है, बहुत सारे हथियार भी उनको मिलते रहे हैं, तो वो तो अपना प्रयास करेंगे कि वो पुरानी अराजक स्थिति वापस आ जाए, जिसमें वो फल फूल सकें। और उनके फल फूलने में कई लोग और भी फल फूल सकते हैं, जो कि आप जानते ही हैं, जो सड़कों पे लौट लौट करके पहुंचे थे, जो है वो वहाँ के जो कश्मीर के सेपरेटिज्म के जो बड़े भारी जो नेता थे, उनके घर में चाय पीने पहुंच गए थे, बड़े बड़े लोग पहुंच गए थे, देश के बुद्धिजीवी वगैरह। तो वो भी चुप हैं। फ्रांस में क्यों क्या हो रहा है, उनको उनको उन्होंने वही पकड़ रखा है कि साहब एक बच्चे को की हत्या हो गई, तो एक हत्या हो गई, बहुत गलत बात है। लेकिन आप लोग 1000 वहाँ पे इमारतें जल दी गई, बिल्डिंगें को घरों में आग लगा दी गई, दुकानों में लूट हो रही है और 4000 से अधिक लोगों को पकड़ लिया गया है। एक अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन उसके ऊपर देश के हमारे, कम से कम हमारे देश के बुद्धिजीवी हो, बंगाल के जो हिंसा हो रही है उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो फ्रांस की हिंसा पे क्यों बोलेंगे? वो कश्मीर की हिंसा पे भी कभी नहीं बोलते थे। वो तो यही कहते थे कि किसी मास्टर का लड़का जो है ना वो आतंकवादी बनता है तो सिस्टम में ही परेशानी है। तो उनका तो ये अभी भी मानना है कि फ्रांस में भी जो कुछ हो चुका है वो फ्रांस के सिस्टम में ही जो है ना गड़बड़ है। बाकी जो उसमें उत्पात मचा रहे हैं और वहाँ पे लूटपाट कर रहे हैं वो तो गरीब लोग हैं, वो भूखे हैं, उनके पास में सामान नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति है नहीं कि सिर्फ अखबारों की बात नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे भी मौका मिला है फ्रांस में घूमने फिरने का और यूरोप में, और बहुत सारे मित्र भी हैं, और बहुत सारी जो खबरें आ रही हैं उसमें जो लोग बोल रहे हैं, जो खुद अनुभव से या अपने आकलन से बोल रहे हैं, एक प्रपंच या प्रचार नहीं कर रहे, तो उनकी भी माननी पड़ेगी। यानी कि भारत के जो तथाकथित वो जो बुद्धिजीवी हैं उसमें मुख्य रूप से वामपंथी हैं और उनके साथी लोग हैं, उसमें बहुत सारे कट्टर जिहादी किस्म के लोग हैं। वो फ्रांस की में जो वो जो हो कुछ हो रहा है वो उसको कोई अजब तरह का नाम देना चाह रहे हैं, जिसको कहना तो नहीं चाहिए, वो कहना चाह रहे हैं। और यही लोग जब पत्थर बरसते थे उसमें बड़े प्रसन्न रहते थे। अब पत्थर बरसने बंद हो गए हैं, इंटरनेट बंद हो गया फ्रांस में। लेकिन जब कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ था तब कितनी बात हो रही थी। क्षमा करें, तो धन्यवाद। हमने ये बातचीत की कि जो दंगे हो रहे हैं फ्रांस में, और जिस तरह से दंगे होते थे कश्मीर में, कुछ लोग हमेशा चुप रहते थे, कुछ लोग मुखर रहते थे, वही परिस्थिति आज की है। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप लिंक को अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।